हेलो फ्रेंड्स, सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। एक वीडियो आ चुका है, ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला हम लोग पिछली क्लास में लिख चुके हैं। इनकम मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी डोमेस्टिक इनकम। बच्चों बहुत आसान है क्योंकि बाकी मेथड्स में जो है जीडीपी एमपी आती है, इसमें एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम सीधे आ जाती है। अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है तो बस आपको उसमें एनएफआईए ऐड करना है। जिनको ये बातें बाउंस पड़ रही हैं या समझ नहीं आ रही हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी ये वाला वीडियो देखें, वरना जो मैं ये एनएफआईए वगैरह बातें कर रहा हूँ, ग्रॉस फैक्टर कॉस्ट, नेट, ये सब आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखें। बच्चों बोर्ड पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा बहुत आसान है, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास बात बतानी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है। वेजेस एंड सैलरीज क्वेश्चन में गिवन है 26,000 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, मतलब सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 4,000 है। आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉयर देता है उतना ही एम्प्लॉय देता है, कभी थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो नीचे ये देख रहे हैं 5th नंबर पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया है प्रोविडेंट फंड में 3900, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयर्स ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 15,000। आगे के न्यूमेरिकल्स में बच्चों मैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को माइस लिखूंगा और ऑपरेटिंग सरप्लस को ओएस लिखूंगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और एनएफआईए गिवन है क्वेश्चन में और फाइंड करना है एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी नेशनल इनकम को कहते हैं। तो मजे आ गए, एनडीपीएफसी फाइंड करना है और एनएफआईए ऐड करना है, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। बच्चों स्क्रीन को पॉज करके पहले आप पेन पेपर लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं करूंगा और फिर मैच करना आप कितना सही था। तो चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिए वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड 26,000, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड 4,000, दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा COE। अब आप बोलेंगे ये क्यों नहीं ऐड किया, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। बच्चों एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि उसने ये कंट्रीब्यूशन इस सैलरी में से किया। एम्प्लॉयज ने ये जो कंट्रीब्यूट किया है 3900, ये इस सैलरी से किया है, तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। अगर आप इसे लेंगे तो डबल काउंट हो जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसी की वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। तो 5th पॉइंट हमारा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब ये COE है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस, ये माइस, तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एनडीपीएफसी, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और माइस, तीन चीजों को प्लस करने से आता है। ये एब्रीविएशंस आप वहां पे यूज नहीं करेंगे, आप वहां पे पूरा पूरा लिखेंगे और उसके बाद आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 30,000 है, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 है और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 15,000 है। तो 55,000 आ गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। हमें फाइंड करनी है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी हमारे पास है एनडीपीएफसी। बच्चों मैंने बोला था कि आप जो फाइंड करना उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है आपके पास वो राइट में लिखो और कन्वर्ट करते जाओ। एन पहले से एन है, कुछ नहीं करना। एफसी पहले से एफसी, कुछ नहीं करना। एनपी चाहिए, डीपी गिवन है। नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है। डोमेस्टिक नीचे से ऊपर जाना, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो आपको एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। तो एनडीपीएफसी 55,000 है, उसमें अगर आप एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी फॉरेन से जो हमने नेट इनकम कमाई है, टोटल जो कमाया था उसमें से फॉरेनर्स ने जो हमारे यहां से कमाया है उसे माइनस करने के बाद जो नेट इनकम आई है उसे हम कहते हैं एनएफआईए। ये नेगेटिव भी गिवन होती है किसी किसी क्वेश्चन में, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लस करना है। तो 65,000 आ गया हमारा नेशनल इनकम। अब इसी इनकम मेथड का एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं।
तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, रेंट गिवन है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। रॉयल्टी क्वेश्चन में नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रॉयल्टी हो, अगर रॉयल्टी होगी तो हम उसे लेंगे, नहीं है तो हम उसे जीरो ज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सीओई माइस तो गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें। प्रॉफिट के ही दो कंपोनेंट सेपरेटली दे रखे हैं, अलग से उनका कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट अगर गिवन है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका कुछ नहीं करना, क्योंकि वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये और ये पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, जो कि हमेशा होंगे इनकम मेथड के क्वेश्चंस में या एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन में। एक दो चीजें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं, क्योंकि प्रॉफिट के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये दो हैं, और जबकि टोटल प्रॉफिट गिवन है, तो जब टोटल प्रॉफिट गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स का कुछ भी नहीं करना। तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करना है। पहले ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो ये आ गया हमारा 6, 4, 10 एंड 10, 20। तो ऑपरेटिंग सरप्लस 20,000 आ गया है। अब बस आपको एनडीपीएफसी के तीन कंपोनेंट्स, 1, 2 और तीसरा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, इनको प्लस कर देना है, तो आपको आ जाएगी एनडीपीएफसी। अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी होगी तो उसमें एनएफआईए ऐड कर देंगे। तो अब हम एनडीपीएफसी लिखते हैं, सीओई माइस ओएस, सीओई 16,000 है, माइस 14,000 है और ऑपरेटिंग सरप्लस 20,000 है। तो 50,000 हमारी डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम एनडीपीएफसी कहते हैं, वो आ गई है बच्चों। तो अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, इनकम मेथड। तो बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम नहीं फाइंड करनी, इसमें फाइंड करने हैं आपको चूहे। जी हाँ, चूहे, माइस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MISE आपको फाइंड करना है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है, डोमेस्टिक इनकम भी गिवन है 1 लाख। तो जरा अब हम इक्वेशन को दिमाग में लाते हैं एक बार। हमारी जो इक्वेशन है वो है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई माइस और ऑपरेटिंग सरप्लस का सम। अब डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन है, सीओई गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, माइस गिवन नहीं है, तो उसको आप x ले लो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई ओएस एंड माइस, और एनडीपीएफसी आपको 1 लाख गिवन है। सीओई हमारा आ रहा है 16 और 4 20,000। दो कंपोनेंट है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और वेजेस एंड सैलरी, 16 और 4 20,000। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी प्लस करेंगे। रॉयल्टी क्वेश्चन में है नहीं और माइस गिवन नहीं है, तो उसको हमने x ले लिया। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट 6,000, 7, 8, 8,500, 9,000 और 9 and 4 13। तो बच्चों अब हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम के क्वेश्चन आए, माइस या ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड करने के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो और हम करते हैं इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बड़ा अजीब सा नाम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हो। मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में परेशान करने की कोशिश करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। क्या है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? अब खैर जैसा लिखा होगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट्स हैं,
मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हैं, या तो फिक्स्ड एसेट्स की या करंट एसेट्स की, जो कॉमर्स के बच्चे उनको पता है। तो ये फिक्स्ड एसेट्स हैं और ये स्टॉक है। तो स्टॉक की जो इन्वेस्टमेंट है उसे चेंज इन स्टॉक कहते हैं, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक कहते हैं, और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट। दोनों को प्लस कर दिया तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई पूरी कंट्री की और डोमेस्टिक लेवल पे। और नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके, जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो, क्योंकि नेट नेट कितना पैसा आया हमारी कंट्री में वो हमें देखना है। बच्चों अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम कर क्या रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से पूरी कंट्री की इनकम फाइंड कर रहे हैं, मतलब पूरी कंट्री में जो लोगों ने एक्सपेंडिचर किया है उसे प्लस कर रहे हैं। तो पूरी कंट्री में जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कौन कौन लोग हैं, एक तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के सारे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कर देने हैं। हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे लिख दें कि गवर्नमेंट ने रोड पे इतना खर्च किया, गवर्नमेंट ने ब्रिजेस पे इतना खर्च किया, गवर्नमेंट ने स्कूल्स पे इतना खर्च किया, वो आपको सब प्लस कर दें। फिर है प्राइवेट सेक्टर यानी हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने पूरी इकोनॉमी में कहां कहां खर्च किया है। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा हो कि हाउस होल्ड ने खाने पे इतना खर्च किया, हाउस होल्ड ने कपड़ों पे इतना खर्च किया, हाउस होल्ड ने इस चीज पे इतना खर्च किया, वो आपको प्लस कर देना है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक, ये चेंज ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, चेंज इन स्टॉक गिवन होगा या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा होगा, आप दोनों को प्लस कर दोगे। इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये जो ग्रॉस है, इस ग्रॉस की वजह से ये ग्रॉस है और इस ग्रॉस की वजह से ये ग्रॉस है। ये हमारा आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। जी हां, नेशनल इनकम मेथड की तरह नहीं है कि आपका एनडीपीएफसी सीधा आ जाएगा, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये अगर ग्रॉस है तभी ये ग्रॉस है, अगर ये नेट है तो ये भी नेट होगा। ये ध्यान रखना है बच्चों, यहां से डिसाइड होगा कि ये ग्रॉस है या नेट, और इन चारों को प्लस करके आ जाएगा जीडीपीएमपी। आगे काट पीट काट छाट करके एनडीपीएफसी कैसे निकालना है वो आपको आता है, एनएफआई ऐड करके नेशनल इनकम कैसे निकालनी है वो भी आपको आता है। तो फाइनली एक्सपेंडिचर मेथड में ये चार कंपोनेंट्स आपको प्लस करने हैं। प्लस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये ग्रॉस है या नेट, बस और कुछ नहीं। चलिए अब करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड का एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड ऑन क्लोथ्स, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड ऑन एजुकेशन दे रखा है। इसका मतलब ये प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंसेस दे रखे हैं जो आपको प्लस करने हैं। इन तीनों को प्लस करने से आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हो गया 20,000। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया 20,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000 गिवन है, दोनों का 20 40,000 हो गया है। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है बच्चों, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक ही बात है, तो ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। मैंने बोला था कि यहाँ का जो नेट है ये डिसाइड करेगा कि हमारे आंसर में नेट आएगा या ग्रॉस आएगा। अगर ये ग्रॉस होगा तो आंसर में ग्रॉस आएगा, अगर ये नेट होगा तो आंसर में भी नेट आएगा। तो हमारा आंसर अब आएगा एनडीपीएमपी। जब हम सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एनडीपीएमपी, क्योंकि यहाँ पे नेट है। अगर ये ग्रॉस होता तो हमारा आंसर भी जीडीपीएमपी आता। अब आते हैं नेट एक्सपोर्ट्स पे। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे तो 12,000 में से 2,000 माइनस करेंगे 10,000 आ जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो पहले हम इन तीन चार चीजों को प्लस करके निकाल लेते हैं एनडीपीएमपी। तो देखिए पहले सबसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 14,000, नेट एक्सपोर्ट्स 10,000, तो ये इन चारों को ऐड करने से आ जाएगा एनडीपीएमपी। तो ये आ गया 40, 54, 64,000। अब अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड एनडीपीएफसी, तो बस आपको एनआईटी माइनस करना है। ये जो एनआईटी 4,000 गिवन है इसमें से माइनस कर देंगे और आ जाएगा हमारा एनडीपीएफसी। अगर वो बोलेगा नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए तो क्वेश्चन में एनएफआईए भी गिवन होगा। तो बच्चों ये एक्सपेंडिचर मेथड का एक इजी क्वेश्चन था। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। तो बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड करना है आपको, मैं लिख देता हूं यहां,
इस क्वेश्चन में इनकम मेथड से भी जीडीपी फाइंड करना है। और याद रखना बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। दोनों मेथड से जीडीपी एमपी फाइंड करना है और आंसर सेम आना चाहिए। एक फायदा यह है कि अगर एक मेथड से आंसर आ जाता है और दूसरे से नहीं आता है तो बच्चे को पता चल जाता है कहीं पे गलती हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनकम मेथड का आंसर सही होता है, तो बच्चे इनकम मेथड से एक्सपेंडिचर मेथड को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी गलती मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा फंसते हैं कि समझ ही नहीं आता गलती है कहाँ, जैसा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है पर डेप्रिसिएशन गायब कर रखा है। चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 चीजें ऐड करने से जीडीपी एमपी आ जाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम 4 चीजें ऐड करें तो गवर्नमेंट फाइनल, प्राइवेट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है क्योंकि हमें तो जीडीपी एमपी चाहिए। तो 1, 2, 3 और 5 ये एक्सपेंडिचर मेथड के मैं ई लिख देता हूं। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स हमको मिल गए। इन चारों को प्लस कर देंगे तो आ गया जीडीपी एमपी। तो ये हो गया हमारा 40, 42 एंड 20, 62,000। तो 62,000 आ रहा है एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है बच्चों, अब इनकम मेथड से हम फाइंड करते हैं क्या 62 आ रहा है। तो इनकम मेथड से हमें चाहिए COE माइस OS, ये तो NDPFC आएगा, तो इसमें हम डेप और NIT प्लस कर देंगे तो आ जाएगा GDP MP। इन 3 को ऐड करने से आएगा हमारा NDPFC, डेप्रिसिएशन और NIT प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा GDP MP। अब प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों तो गिवन है, COE, माइस और ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये हो गया हमारा 38 एंड 20, 58। NIT 2000। अब डेप्रिसिएशन गायब है क्वेश्चन के अंदर। डेप्रिसिएशन कहां से निकालें बच्चों? अब देखो, जो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, ये बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रखा था, ये आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी कि डेप्रिसिएशन आप यहां से निकाल सकते हैं। देखिए सेम पूरा स्टेटमेंट सेम है, यहां पे ग्रॉस लिखा है, यहां नेट लिखा है। ठीक है, तो ये 12,000 है और ये 10,000 है, ये ग्रॉस लिखा है, ये नेट लिखा है। तो ग्रॉस में से अगर नेट माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन ही तो आएगा। मैंने यही तो सिखाया था कि ऊपर से अगर नीचे आना है तो आप सिर्फ डेप माइनस करोगे। तो पूरे स्टेटमेंट में ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, इट मींस डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। तो 2000 जो ज्यादा है वो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर, तो डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 2000 और 62,000 आ गया हमारा इनकम मेथड से भी। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी इजीली निकल रहा था, लेकिन इनकम मेथड से जीडीपी एमपी फाइंड करने के लिए COE, माइस और ऑपरेटिंग सरप्लस तो गिवन थे, NIT भी गिवन था, लेकिन डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था। तो डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए उन्होंने ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो वो ऐसी हेल्प कर देते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें हमें दोनों मेथड से जीडीपी एमपी निकालना था और सेम आना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी एमपी ही पूछा जाए आपसे, हो सकता है वो GNP MP पूछ लें आपसे या फिर NNPFC पूछ लें, नेशनल इनकम जिसे कहते हैं हम। तो अब हम करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड में, प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डो मतलब आउटपुट की जो वैल्यू है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो तो आ जाएगी आपकी जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी को ही ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस भी कहते हैं। लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड कैसे करेंगे आप? सेल्स में चेंज इन स्टॉक प्लस कर दीजिए, एक तरीका। दूसरा यह है कि अगर क्वेश्चन में सेल्स और चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है या दोनों में से कोई चीज मिसिंग है और फाइंड करने का कोई तरीका भी नहीं है, तो आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस किया है उसे प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप चैप्टर 1 में सीख चुके हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब
प्रोडक्शन के लिए, आपने रीसेल के लिए जो भी चीज़ें खरीदी हैं वो सब आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो आप उसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह भी बोल सकते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के अलावा अगर आप रीसेल कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स को तो बात अलग है, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को रीसेल नहीं कर रहे हो तो फिक्स्ड एसेट्स के अलावा जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम करते हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड का बहुत इजी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ये सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। फाइंड करना है NDPFC। तो सबसे पहले हम GDPMP फाइंड करेंगे। GDPMP का फॉर्मूला था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों को प्लस करके आता है, तो ये हो गया 60,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेजेस है 40,000, तो 20,000 आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें फाइंड करना है NDPFC। तो NDPFC इज इक्वल टू GDPMP। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि जो आपको फाइंड करना है उसे लेफ्ट में लिखो, जो गिवन है उसे राइट में आप कन्वर्ट करते जाओ। G को नेट बनाना है, ग्रॉस को नेट, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। DP पहले से DP है, MP को FC बनाना है तो NIT माइनस। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा NDPFC। 20,000 में से 10,000 गया तो 10,000 आ जाएगा NDPFC। प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो भी कर लेते हैं जरा। बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके का है, इसे सॉल्व करने का तरीका अलग है, फॉर्मूला वही लगेगा लेकिन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करके टेबल फॉर्मेट में आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। फॉर्म ए की कैलकुलेशन यहाँ पे, फॉर्म बी की कैलकुलेशन यहाँ पे। अगर 3 फॉर्म है तो 3 रोज बनेगी, 4 फॉर्म है तो 4 रोज। 3 फॉर्म से ज्यादा का क्वेश्चन बोर्ड में कभी भी आया नहीं है। अब फॉर्मूला वही है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। ए सेल्स और एक्सपोर्ट्स मैंने साथ लिख दिया है, सेल्स और एक्सपोर्ट एक ही बात है। अगर कंट्री के अंदर सेल कर रहे हैं तो सेल, और कंट्री से बाहर कर रहे हैं सेल तो एक्सपोर्ट। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट भी आ जाएगा, क्योंकि परचेज और इंपोर्ट एक ही बात है। अगर आप कंट्री के अंदर कर रहे हो तो परचेज है, और कंट्री के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। मतलब कंट्री के बाहर से आप परचेज करो तो हम उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो सेल्स गिवन थी ए की वो 50,000 गिवन थी, और बी की सेल गिवन थी 40,000। फिर एक्सपोर्ट गिवन था ए का 20,000, ये सेल्स है ये एक्सपोर्ट है। चेंज इन स्टॉक गिवन है 10,000 ए का, बी का चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है। परचेजेस बी ने जो ए को सेल किया है वो ए का परचेज है, तो परचेज्ड फ्रॉम बी 5,000, और इंपोर्ट 10,000। बी का एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, चेंज इन स्टॉक भी नहीं है, लेकिन बी का परचेज गिवन है। ए ने जो बी को सेल किया है वही बी का परचेज है, तो परचेजेस फ्रॉम ए 6,000। तो बच्चों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स और एक्सपोर्ट मिला के 70,000 है, एंड 10 80 में से 15 गया तो 65,000। तो वैल्यू एडेड आ गई है फॉर्म ए की 65,000, फॉर्म बी की वैल्यू एडेड सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेंज इन स्टॉक है नहीं तो 40 में से 6 गया 34,000 वैल्यू एडेड आ गई है फॉर्म बी की।
अब मैं बताता हूं आपको, जो लिखा हुआ है ए सोल्ड टू बी और बी सोल्ड टू ए, उसको हमने सेल्स में क्यों नहीं लिया है। जब लिखा हुआ है कि सेल्स बाय ए इन डोमेस्टिक मार्केट, तो वो टोटल सेल्स गिवन है, उसी सेल का एक छोटा सा पार्ट है जो अलग से दे रखा है आपको, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, वो उस टोटल सेल्स में इंक्लूड है। बस वहां से हमें परचेज का हिंट मिल गया कि ए ने बी को कितना सेल किया है, तो बी का वो परचेज हो गया, और बी ने ए को कितना सेल किया है, वो ए का परचेज हो गया है। परचेज का हिंट लेना है वहां से, सेल्स 2 बार काउंट नहीं करनी है क्योंकि टोटल सेल्स के अंदर वो वाली सेल्स इंक्लूड है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये है हमारे टोटल टाइप्स, और टफ न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना।